हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। कृषि पढ़ना है ना? स्थानांतरित कृषि तो बता दिया था। एक पीडीएफ लगाना एक बोर्ड के ऊपर। जय हो जय हो जय हो। आज बहुत अच्छा लिखा है मैंने एक। सुनाऊंगा, अभी पढ़ाई करो पहले। किस पे भेजने? सिकंदर। हाँ हाँ। कर, हाय कर। कि तलबदार तेरे हम, जो राहें ताक रहे हैं। बहुत अच्छा लिखा है। सुनाता हूँ सुनाता हूँ। लेकिन सुनाऊंगा तभी जब 2 घंटा पढ़ाई करोगे तो बोलो। सुनाऊंगा तभी जब 2 घंटा पढ़ो। 2 घंटा पढ़ो तो बोलो, नहीं तो फिर कैंसिल। नहीं तो कैंसिल। दीदी क्या हो गया? कुछ हुआ है? 2 घंटे पढ़ लोगे ना? तो क्लास 2 घंटे होने के बाद सुनाएंगे फिर। देखो देखो। अब सुनो भाई। 2 आदमी है। क्या नाम है तेरा? चलो, एक अंतरा। ठीक है ना? तनु। तो एक अंतरा है। आवाज आएगी आएगी आएगी। एक अंतरा है और एक भाई साहब क्या है, तनु। 2 किसान है। सुन लो यार। 2 किसान है। ठीक है ना? किसान है भाई साहब, इसके पास में जमीन है कितना बीघा? 20 बीघा। कितनी जमीन है? 20 बीघा। और भैया इसके पास में जमीन है और केवल कितना बीघा है? 2 बीघा। कितना बीघा है? 2 बीघा। दिक्कत तो नहीं कुछ? 23 बीघा है तुम्हारे। चलो मान लो कि 2 बीघा, मान लो, मान लेते हैं 2 बीघा। अब सुनो आप। आवाज बढ़ाऊं? बैठ जा बैठ जा। आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चों के पीछे? फुल है भाई, फुल है रे आवाज। नहीं आ रही आवाज? देखो तुम लोग ना शोर मचा रहे हो इसलिए आवाज नहीं आ रही है। यहाँ से सब ठीक है। आप चुपचाप पढ़ाई करो, फिर आएगी आवाज। ठीक है ना? पहले समझो, कहानी समझो। मैं बहुत अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ। ये कहानी तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इन दोनों की कहानी है। ठीक है ना? अब सुनो। जो अंतरा है, मान लो। मजा ऐसे कैसे आ जाएगा? देखो, अब मजा आएगा। आया, आ रहा है मजा, धीरे धीरे आ रहा है। देख। हाँ हाँ हाँ, मजा ज्यादा है थोड़ा सा तो इसलिए। देखो, आने वाला बस। है इतना बड़ा। देखो भाई, वाह। देखो, ये हमारे पास में एक नोट्स हैं। अपने यहाँ की जो टीम है कंटेंट की, उस टीम ने नोट्स तैयार कर रखे हैं। ठीक है? तो मैंने कल कहा था ना कि हमने उनको बोला है। तो इसमें जैसे बीपीएससी का पेपर होता है तो हर बार, हर साल प्रीलिम्स से पहले एक बैच पढ़ाते हैं। और वो उस हिसाब से, ताकि प्री के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? बीपीएससी पढ़ाते समय थोड़े से टॉपिक ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की संख्या लगभग 7, 6, 7 के आसपास, 7, 8 होती है। तो 7 के आसपास क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। तुम्हारे प्रश्नों की संख्या कितनी है? 2, या ज्यादा होंगे तो 3। तो इसका मतलब है कि 2 प्रश्न आएंगे और वो भी सेलेक्टिव टॉपिक में से आते हैं। कुछ चुनिंदा टॉपिक है उनमें से आएंगे। तो ये वाला जो पीपीटी है, ये पीडीएफ, ये आपको दिलवा देंगे। ठीक है ना? लेकिन ये सारी नहीं मिलेगी जो इसमें दे रखी है। इसमें आपको मिलेगी कौन सी? इसमें से जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो काट दूंगा मैं यहाँ से, जो काम की आपके एग्जाम में नहीं है। मतलब ये 120 पेज का है, तो इसको मैं आपको कर दूंगा 30 पेज का,
जो फालतू का कंटेंट वो इसमें से हट जाएगा, जो ठीक एग्जैक्टली काम काम का कंटेंट वो आपके पास में आ जाएगा। बात समझे? तो ये नोट्स फिर आपको पीपीटी लगा करके बोर्ड के ऊपर, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे समताप रेखा किसने बनाई, सौर मंडल की संकल्पना किसने दी, तैंजिया शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इस तरीके के जो पॉइंट 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 सब लिखे हैं, तो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये वाले नोट्स आपको दे देंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो मतलब ये वाले नोट्स आपको दे देंगे। जैसे इसमें लिख रखा है ब्रह्मांड उत्पत्ति से सिद्धांत, महाविस्फोटक, स्थिर अवस्था, दोलायमान, स्फीति, ये काम का ही नहीं है तुम्हारा, एक ही काम का है, बिग बैंग। इसकी सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे, इसकी ब्रह्मांड उत्पत्ति से बिग बैंग जॉर्ज लेमेंटर ने दिया, बस इतना ही काम का, इससे ज्यादा नहीं है काम का। तो इसमें जितना भी फालतू का कंटेंट है वो सब हटा देंगे और बिल्कुल काम काम के कंटेंट के 30 पेज के वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स बना करके और आपको दे देंगे। समझ में आई बात? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा अगर पढ़ोगे तो कोई प्रश्नों की गारंटी है नहीं, क्योंकि पता नहीं कैसा प्रश्न पूछेगा। अपने पेपर का नेचर ही वैसा ही तरीका है। मतलब होता क्या है ना कि जब सामान्य पूछता है तो प्रश्न ऐसा आता है कि पढ़ाए हुए में से बन जाते हैं, और जब अगला ये सोच के बनाता है कि प्रश्न गलत होना चाहिए बच्चों का, तो फिर तुम चाहे कितना पढ़ा दो वो गलत होगा ही होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसमें ये बता देंगे, कुछ कुछ ऐड करने का रहा तो आपके पास नोट्स की प्रिंट आउट निकाल के लाना अपना, फिर आपको वहां पर नोट भी करवा देंगे कुछ कुछ, ठीक है ना? तो ये सिस्टम ठीक रहेगा ना? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स में आज रात को बैठ के इसमें से कट पिट कर दूंगा, जो जो काटना है वो हटा देंगे और बाकी फिर आपको ये कर देंगे, ठीक? अब सुनो, इनकी बात सुनो, आप ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो ये टॉपिक। अंतरा के पास कितनी जमीन है? 20। तन्नू के पास कितनी जमीन है? 2 बीघा। अभी दोनों अड़ोस पड़ोस में है, इन दोनों की दोस्ती भी है। अब क्या हुआ, दोनों की बातचीत चल रही थी बैठे बैठे, भाई ये दोनों किसान हैं, दोनों बात कर रहे थे। अंतरा ने कहा कि हम तो अब की बार क्या कर रहे हैं, 20 के 20 बीघा में हम लगाएंगे, पूरा 20 बीघा में लगाएंगे गेहूं। क्या लगाएंगे? गेहूं। तो इसने बोले बोले हम भी अब की बार 2 बीघा में क्या लगाएंगे? गेहूं। अब आप एक बार बताओ कि ये जो अंतरा का खेत है 20 बीघा, इसमें काम मशीन से होगा कि हाथ से काम होगा? सबको क्लियर? मतलब सारा काम किससे होगा? निराई, गुड़ाई, बुआई, जुताई, सारा काम किससे होगा? मशीन। पशुओं को काम में भी नहीं लेगा, सारा काम मशीन से। इधर तन्नू है, इसको गेहूं उगाना है, इनके घर में मान लो इसके पास 2 बैल हैं, मान लो कोई बात नहीं है ना? तो ये जो जुताई होगी ये मशीन से होगी या फिर पशुओं से होगी? पशुओं से। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो अब इसमें एक बात को समझो, प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत जरूरी है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कहानी में बता दे रहा हूं बहुत सामान्य रूप से, आपको लगेगा नहीं। लेक्चरर में प्रश्न पूछा गया था इससे, इसी स्टोरी से, राजस्थान लेक्चरर में आए थे यहाँ से क्वेश्चन। तो देखो, अच्छा ये बताओ, ये जहां पर जमीन का आकार बड़ा होगा वहां पर खेती किससे होती है? मशीन से। जहां जोत का आकार छोटा होता है वहां सीमित कार्य मशीन से होते हैं। सीमित का मतलब खेत में जुताई या जो बुआई हुई वो किससे हो गई? वो हो गई मशीन से। बाकी निराई, गुड़ाई, कटाई, वो सारे काम किससे होते हैं? हाथ से। तो ये ध्यान रखना कि ये जो बड़ी, जिनके पास में जोत का आकार बड़ा है, जोत का आकार जिसके पास बड़ा होगा। अच्छा ये बताओ, इसने अंतरा ने अपने खेत में 20 बीघा में गेहूं लगाए, तो बताओ क्या इसका उद्देश्य सारे गेहूं खाना है, बेचना? इसका जब जोत का आकार बड़ा होता है तो इस प्रकार की खेती जो होगी ना, उसका पर्पज हमेशा होगा वाणिज्य। क्या पर्पज होगा? वाणिज्यिक। क्या उद्देश्य होगा? वाणिज्य। तो वाणिज्यिक कृषि हमेशा वो होती है जिसका पर्पज होता है कि हम खेत में कोई प्रोडक्ट को उगाएंगे और उसको मार्केट में बेच दें। तो वाणिज्यिक कृषि में जोत का आकार बड़ा। अच्छा, तनु के खेत में जो 2 बीघा जमीन है, इसके खेत में मान लो गेहूं उगाया,
तो इसका उद्देश्य गेहूं बेचना है या गेहूं का खाना है? खाना है। खाने का मतलब हो गया जीवन यापन करना। क्या हो गया? जीवन यापन। तो देखो इसमें, इसका जो है ना, ये होगी जो कृषि करेंगे ना, इसमें होगा जीवन निर्वाह। कौन सी होगी? जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह कृषि होगी। तो देखो, वाणिज्यिक कृषि में जोत का आकार बड़ा, जीवन निर्वाह कृषि में जोत का आकार छोटा। आई बात समझ में? वाणिज्यिक कृषि में समस्त कार्य मशीन, और जीवन निर्वाह में सारे काम हाथ से। सारे काम किससे होंगे? हाथ। अब देखो एक बात को समझो, मान लो इनके घर में 5 आदमी, कितने आदमी है? 5। और इनके घर में भी कितने आदमी है? 5। 5 आदमी मान लो, ठीक है ना, ये 5 आदमी है, इधर भी 5 आदमी, ठीक है। अब 5-5 लोग हैं इनके घर में, तो इस घर में 5 आदमी है, इधर भी 5 आदमी है। इधर जब खेती होगी इस तरफ, तो 2 बीघा में 5 आदमी काम कर रहे हैं, और 20 बीघा में कितने आदमी? 5। अब बताओ ज्यादा केयर किस में होगी, देखभाल किस में होगी? 2 बीघा। जमीन कम, आदमी ज्यादा, इसलिए प्रॉपर तरीके से खेती के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉपर तरीके से खेती नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए जब इनका प्रोडक्शन आएगा निकल करके, तो मान लो कि यहां पर कितने क्विंटल गेहूं हुए? 10 क्विंटल। और यहां पर क्विंटल हुए 80 क्विंटल। कितने हुए? 8 क्विंटल नहीं होंगे, जमीन तो देखो 20 बीघा है। तो यहां पर क्या हुआ ना, यहां पर 10 क्विंटल गेहूं हुए। अब जैसे ही 10 क्विंटल गेहूं हुई, तो 5 लड़ पड़े, बोले भाई अपना अपना गेहूं बांट दो, बराबर काम किया था। तो प्रत्येक आदमी को कितना आया? प्रत्येक आदमी कितना आया? 2 क्विंटल आ गया। 2 क्विंटल आया। इधर ये भी लड़ पड़े, बोला हमारे गेहूं बांट दो। तो एक एक व्यक्ति को कितना कितना क्विंटल आया? 16 क्विंटल। तो गेहूं निकल गए, 16 क्विंटल बांटे आ गए। इधर एक आदमी के, इनके कितने क्विंटल आए? 2 क्विंटल। ठीक है बात। भाई साहब शाम को फिर दोबारा मुलाकात हुई अंतरा और तनु की, 6 महीने बाद। बोले यार लड़ाई हो गई। तो क्यों लड़ाई हो गई? बोले बंटवारे पे हो गई। तनु ये बोले हमारे पे लड़ाई हो गई। बोले गेहूं बांट लिए? बोले बांट लिए। कितने कितने आए? बोले हमारे, अंतरा कहते भाई मेरे बाटे कितने आए? 16 क्विंटल। तनु कहते भाई मेरे कितने बाटे आए? 2 क्विंटल आए। ये खुश हो गई, ये खुश हो गई बेचारी कि देख इसके केवल 2 क्विंटल बस, इधर 16 क्विंटल। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि वाणिज्यिक खेती में जो प्रति व्यक्ति होता है, वो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? वाणिज्यिक कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा हो, जबकि जीवन निर्वाह में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो। समझ में आ गई बात? फिर दोनों बैठ करके, और फिर दोनों ने क्वार्टर लगा लिया, दोनों पे खा करके, अब टल्ली होगी दोनों दोनों, मान लो ऐसे मान लो, है ना। पहले लड़ाई हुई है घर में, तो शाम को तो पार्टी होगी, ठीक है ना। अब दोनों दारू पी के टल्ली हो गई। अब आपको पता है ये दारू पिया हुआ व्यक्ति बहुत, गणित तो उसकी अच्छी हो जाती है एकदम से, है ना। गणित और अंग्रेजी दोनों अच्छी रहती है, और कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आ जाता है ना। तो भाई इन्होंने हिसाब लगाना शुरू किया। अब हिसाब लगाया तो हिसाब लगा के पता चला कि इसके खेत में प्रति बीघा उत्पादन हुआ कितना? 5 क्विंटल। कितना बीघा? 5 क्विंटल प्रति बीघा हुआ। और इन्होंने हिसाब लगाया ना, तो पता चला कितना क्विंटल हुआ? 4। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस बात का, वाणिज्यिक कृषि में भले ही प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा हो, परंतु प्रति बीघा उत्पादन कम होता है। और गहन जीवन निर्वाह कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन भले ही कम हो, परंतु प्रति बीघा उत्पादन ज्यादा हो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? दोनों क्लियर हो गई बात? ये इसमें मूलभूत अंतर है। वाणिज्यिक कृषि प्रति बीघा उत्पादन ज्यादा, जो कि प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा, जो कि प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा उत्पादन कम। और गहन जीवन निर्वाह कृषि में प्रति व्यक्ति कम, लेकिन प्रति हेक्टेयर ज्यादा। प्रति हेक्टेयर ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि कम लोगों ने ज्यादा जमीन पर ध्यान दिया। तो अधिक जब जमीन का केयर की जाएगी, तो उससे क्या होगा कि प्रति बीघा उत्पादन क्या होगा? उत्पादकता ज्यादा निकलेगी उसमें। इसमें प्रोडक्टिविटी क्या आएगी? कम। कम लोग हैं, जमीन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। समझ में आई कि नहीं बात? आपको पता है गेहूं कटाई होती है गाँव में,
तो जिनके जमीन कम होती है वो कहते हैं यार नहीं नहीं मशीन से नहीं कटवाएंगे, अपने तो मजदूर लगा के कटवा लेंगे एक दो फालतू, या कैसे भी कटवा लेंगे। तो बोले क्यों? लेकिन मशीन जो है ना वो एक एंगल जो होता है या जितना मतलब इतना इतना, या मान लो 5 इंच 6 इंच ऊपर से काटती है मशीन, काटती है ना, तो मशीन इतना इतना छोड़ देती है नीचे। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर पूरे खेत में इतना 6 इंची अगर फसल नीचे छूटेगी तो जो पशुओं का चारा है वो कम होगा। ऐसा होता है ना? तो क्या करते हैं कि हाथ से कटवाते हैं ताकि नीचे तक का पूरा गेहूं कट जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो फिर तो ये ध्यान रखना, इन सब में अंतर होता है। अब ये वाला प्रश्न देखो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो गहन जीवन निर्वाह कृषि में क्या लिखा है। गहन जीवन निर्वाह कृषि जोत का आकार छोटा, वाणिज्यिक कृषि या बड़े क्षेत्र पर होती है इसलिए क्या बोलते हैं विस्तृत, और चूंकि मशीनों के द्वारा होती है इसलिए क्या बोलते हैं यांत्रिक। तो वाणिज्यिक या विस्तृत या यांत्रिक कृषि में जोत का आकार बड़ा। देखो यहां अधिकांश कार्य किसके द्वारा होगा? हाथ के द्वारा, मनुष्य द्वारा होगा या पशुओं द्वारा होगा। यहां अधिकांश कार्य किससे होगा? मशीनों के द्वारा। यहां प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, यहां प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा। गहन जीवन निर्वाह में प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा और यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम। देखो जीवन निर्वाह कृषि का मतलब हो गया गेहूं बोएंगे, चावल बोएंगे, ऐसी फसल बोएंगे, बाजरा बोएंगे जो खाने योग्य हो, जो खुद भी खा ले और पशुओं को भी खिला दे। जबकि वाणिज्यिक कृषि में वो फसल बोएंगे जो सीधी काटी और मार्केट में बेच दी। जैसे 20 बीघा खेत है तो वो सोचेगा यार 2 बीघा में गेहूं कर लेते हैं, 1 बीघा में हरा चारा उगा लेते हैं कुछ पशुओं के लिए, और इस प्रकार से करेगा। बाकी में ऐसा उगा दे, गन्ना उगा दिया, कपास उगा दिया, कुछ ऐसी उगा दी जो मार्केट में सीधा ज्यादा भाव पर जिसको बेचा जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से ये सिस्टम होता है जीवन निर्वाह कृषि और इसके अंदर, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अगला कृषि का प्रकार है नेक्स्ट, इसको बोलते हैं बागानी या रोपण कृषि। कौन सी बोलते हैं? बागानी या रोपण कृषि, है ना, बागानी या रोपण कृषि, ठीक है। बागानी या रोपण कृषि बड़े बड़े फार्म हाउस जो होते हैं, खेत होते हैं बड़े बड़े, अभी भी छोटे खेत पर नहीं होती है। 20 बीघा खेत, 30। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति के पास 3 बीघा खेत हो, आपने देखा है उसने 3 बीघा में आम का बाग लगा रखा है? नहीं, जबरदस्ती कह दो देखा है तो अलग बात, लेकिन आप देखना कि आम लीची जो ये बाग होते हैं बड़े बड़े, ये बड़ी भूमि हो 15 बीघा 20 बीघा, उनमें लगाते हैं ना सामान्यतः। तो जो बागान या रोपण जो कृषि होती है वो हमेशा जो है वो बड़े बड़े फार्म हाउसों में की जाने वाली होती है, ठीक है ना। देखो इसमें बड़ा निवेश चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बड़ा इन्वेस्टमेंट पेड़ लगाने हैं, मान लो कई कई लोग क्या करते हैं शीशम के पेड़ लगाते हैं, सागवान लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, महंगे वृक्ष लगाते हैं ना। और जब ऐसे पेड़ लगाते हैं तो भाई वो कॉस्टली भी आते हैं। कॉस्टली आने के साथ साथ एक एक पेड़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए पड़ता है, तो निवेश अधिक होता है, निवेश अधिक होता है। और इनमें जो श्रम होती है, चाय लगा दी, चाय का बाग लगा दिया तो प्रॉपर एक एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। रबड़ का बाग लगा दिया, केला का बागान लगा दिया, कॉफी का बागान लगा दिया, है कि नहीं। तो उनमें एक एक पेड़ के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, कोई कीड़ा नहीं लग जाए। या फिर चुनाई होती है, पत्तियों को तोड़ते हैं कॉफी के, या फिर इसका कॉफी के तो सॉरी बीज होते हैं, इसके चाय वगैरह के तोड़े जाते हैं। या मान लो केले का अमरूद का बागान है तो उसमें से अमरूद तोड़ने के लिए व्यक्ति चाहिए, प्रॉपर तरीके से देखभाल चाहिए। तो एक बार पैसा, फिर दूसरी बात उगाते के तुरंत साथ फसल का उत्पादन, मतलब उसका जो उत्पादन नहीं होता है, 1 2 3 साल समय भी लग जाता है। जैसे आपने अभी पेड़ लगाए, मान लो संतरे के पेड़ लगाए, तो अभी 3 साल लगेंगे ना भाई फसल लगने में, उसमें समय लगता है उसमें। तो बड़ा निवेश बागानी कृषि में या रोपण कृषि में, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, गहन श्रम जिसको बोलते हैं, गहन श्रम चाहिए। इसके अलावा किसी एक फसल का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। बागानी कृषि में किसी एक फसल का उत्पादन होता है बड़ी लेवल के ऊपर, एक प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो ये है, जैसे सामान्यतः कृषि करते हैं उसमें तो आप देखते हो कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, 2 3 मिक्स करके डाल देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, तो बड़ा निवेश चाहिए, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, बड़ी भूमि चाहिए, और जो है किसी एक फसल का ही बड़े स्तर पर उत्पादन, जैसे कॉफी, चाय, नारियल, ये तमाम इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगला देखो, दूसरा है एक जैविक कृषि होती है, कृषि का ही एक प्रकार है, इसका नाम है कौन सी? जैविक।
देखो जैविक कृषि पर थोड़ा आप ध्यान दो। जैविक कृषि सुनो एक बार ध्यान पर। देखो आधुनिक जो जैविक कृषि है इसको विकसित करने का कार्य अल्बर्ट हार्वर्ड ने किया। किसने किया? अल्बर्ट हार्वर्ड। अल्बर्ट हार्वर्ड, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक जैविक कृषि को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? अल्बर्ट हार्वर्ड। तो अल्बर्ट हार्वर्ड, ठीक है ना। देखो इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर इसमें उपयोग होता है किसका? जैविक उर्वरकों का। जैसे नीम का प्रयोग हो गया, इन सब का। केंचुए की खाद हो गई, रासायनिक खाद नहीं, केंचुए की खाद। पशुओं के जो गोबर होता है उस गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं, गांव के अंदर देखते हो, और फिर उसको सड़ा गला करके फिर उसको खेत में डाल दिया जाता है। तो ये कुल मिला के हो गया। तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषकता का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशक, पेस्टिसाइड की जगह पर बायो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड, और जैविक खाद का प्रयोग होता है। और ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना, राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 10वीं पंचवर्षीय योजना अक्टूबर 2004, अक्टूबर 2004 से, ठीक है। इसके अलावा वृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला देश कौन सा है? क्यूबा। चीनी का कटोरा भी कौन सा है? क्यूबा, ठीक है ना। हालांकि श्रीलंका ने भी अपनाया था वृहद स्तर पर जैविक कृषि, एकदम से कह दिया कि एकदम से नहीं, बंद बाकी खेती, केवल जैविक खेती। अब अचानक से कृषि उत्पादन गिरा और आप देखो कि दिवालिया हो गया था श्रीलंका के हालात। श्रीलंका की संसद के अंदर वहां के लोग घुस गए थे, है ना। किस तरीके से सामान उठा उठा के, कोई टीवी ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है ना। तो ये है। पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। पूर्ण जैविक कृषि करने वाला कौन सा है? सिक्किम। पूर्ण जैविक वाला सिक्किम आएगा, ठीक है ना। देखो जैव कीटनाशक में एक जैव कीटनाशक है जिसका नाम है क्राइसोपा। क्या है? क्राइसोपा। ऐसे पूछ ले क्राइसोपा है तो जैव कीटनाशक। क्राइसोपा क्या है? जैव कीटनाशक, जैव कीटनाशक है। ऐसे ही एक महाराष्ट्र के किसान है और इनका नाम है सुभाष पालेकर। क्या नाम है? सुभाष पालेकर। और सुभाष पालेकर है, इन्होंने एक नई कृषि विकसित करी, इसको बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। मतलब कम से कम खर्चे के साथ में और प्राकृतिक खेती करना, ठीक है ना। इसमें पेस्ट बनाया जाता है, कई चीजें, गुड़ डालते हैं उसमें, अरे क्या बोलते हैं, सत्तू जो होता है आटा वो डालते हैं। इस प्रकार से कई सारे प्रकार के पदार्थ डाल करके एक पेस्ट बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं खेत के अंदर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, जीरो बजट नेचुरल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारतीय परंपराओं पर आधारित कृषि का एक प्रकार है। इस कृषि तकनीक का विकास किसने किया? सुभाष पाल। मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कृषि करते थे उसी को दोबारा से अपनाना, गौमूत्र के द्वारा कुछ ऐसी चीजें बनाना, है ना। तो ये ध्यान रखना, तीनों प्रश्न अलग हैं, दोनों प्रश्न अलग हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की नीति कौन लागू कर रहा है? आंध्र। और तकनीक का विकास कौन कर रहा है? सुभाष पालेकर, ठीक है ना। एक होता है एक होता है आपका कौन सा? एक होता है मिश्रित कृषि, है ना, मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग। देखो मिश्रित कृषि कौन सी होती है? जिसमें कृषि उत्पादन, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं का पालन। अच्छा जनरली देखो जितने लोग खेती करते हैं वो सब मिश्रित कृषि करते हैं। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो 5 बीघा जमीन रखी है, 6 बीघा जमीन है, 2 गाय 3 गाय रख लेते हैं, 2 भैंस रख लेते हैं, है कि नहीं, गांव के अंदर। और गांव में भी जो लोग कुएं पर रहते हैं, कुएं पर रहना समझते हो? कुएं पर रहना नहीं समझते हो? अच्छा अच्छा, अपने यहाँ बोलते हैं टोले में जो रहते हैं, टोला समझते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के अंदर नहीं रह करके, गांव से कुछ दूर जो खेत होते हैं, खेत में ही अपना 2 मकान बना लेते हैं। नहीं, पक्के मकान बनाते हैं, बना लेते हैं मकान। 2 भाई हैं, 2 भाइयों ने अपने मकान बना लिए, वो खेत में ही रहते हैं और अपने वहीं पर कुआं वगैरह बना लेते हैं और वहीं पर आसपास रहते हैं, मजे से रहते हैं आराम से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर यार तुम सुनते नहीं हो, बहुत समस्या है। सुना करो तुम बात, मैं कोई चीज बता रहा हूँ। ऐसा मुझे बताओ, मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि यहाँ पर 1-2 बार गांव में गया हूँ कुछ लड़कों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में ही, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं घूमा, मतलब गांव के बाहर। तो
कोई बात नहीं, कभी ना कभी जरूर चलेंगे, पक्का चलेंगे। सुनो, जब तुम नौकरी लग जाओगे फिर तुम्हारा ब्याह होगा, जब चलेंगे, ठीक है ना, उसमें चलेंगे। आप जब भी ब्याह शादी करो तो मुझे बुलाना पक्का, ठीक है ना, फिर चलेंगे पक्का। लेकिन हाँ, लेकिन पहली कंडीशन आपका कम से कम हो। सिर्फ ये बात ही है, ठीक है ना। तो सुनो सुनो, आपके यहाँ क्या है ना कि सघन पॉपुलेशन है, डेंस है, डेंसिटी ज्यादा है पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर जो गांव के बीच में गैप है वो ज्यादा नहीं है। गांव दूर नहीं होंगे, गांव गांव नजदीक नजदीक होंगे। जैसे एक गांव से निकले तुरंत दूसरा गांव आता होगा यहाँ, मुझे लगता है ऐसा होगा। अब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा होगा क्योंकि डेंसिटी क्या है, ज्यादा। हमारी तरफ जाओगे तो वहां आपको गांव दूर दूर मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आप पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे गांव के बीच की दूरियां बढ़ती जाते हैं, है ना। और लोगों के पास जमीन भी ज्यादा है, क्योंकि कारण है, कारण सिंपल सा है उसका। क्योंकि होता क्या है ना बेसिकली, क्योंकि जमीन ज्यादा है, बंजर जमीन भी काफी सारी है, और लोगों की संख्या क्या है, कम है। तो जमीनें बड़ी बड़ी है, तो लोग क्या करते हैं कि गांव से बाहर 5-7 बीघा जमीन होती है तो वो बाहर जा करके एक कुआं बनाते हैं, अपने बाउंड्री करते हैं और अपनी खेती करते हैं। उसको बोलते हैं कुएं पर रहना, हमारी तरफ बोलते हैं कुएं पर रहना। गांव में लोगों में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है। जो लोग गांव से बाहर सिंगल फैमिली में रहते हैं, एक दो परिवार जो रहते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती। अब जब कुएं अपने गांव से अपने कुएं पर जाते हैं तो वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, है ना। तो जैसे मैं अभी 3 दिन 4 दिन पहले गया, जिस दिन आया था ना उसी दिन सोमवार को हमारा जो खेत है, तो मैं सरसों देखने गया था खेत में कि उगी है कि नहीं उगी है, उसमें पानी वानी देना है। तो अरे तो हाँ सही है, तो गांव में काम तो करते ही हैं सभी, आप भी करते होंगे। तो मैं कुएं पर गया था, तो मैं जैसे ही कुएं पे गया तो वो मुझे कह रहे थे, अरे भाई आज तू कैसे आ गया यार। तो मैंने, बाबा खेत देखने आया था। तो बोला हाँ हाँ जा जा बैठ बैठ बैठ। तो मुझे बैठाया, चाय पिलाई, और जब मैं चलने लगा तो मुझे कम से कम 3-4 किलो मूली फाड़ के दी उन्होंने, ताजा फाड़ के दी मूली, उखाड़ करके दी, और धो वा करके सारी दी। मैं जैसे ही वहां से कुएं से गांव में एंटर करा तो गांव, अरे भाई एक मूली देख के जा रहे लोगों ने। मैं जब तक घर आया, जब तक 3 मूली बचे मेरे पास। जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचते पहुंचते मेरे बाबा बैठे हुए थे धूप में। बोले भाई मूली कहाँ से लाए। मैं बाबा खेत में गया था। बोला एक मूली दे। एक बाबा ने ले ली। अब बाबा ने मूली ले ली तो अब माँ बैठी थी। फिर माँ बोली ले भाई एक मुझे दे दे। मगर ले माँ तू भी ले ले। एक मूली बची। क्या करता उसका एक, फिर खाली बने। तो जो लोग गांव में थोड़े से बाहर रहते हैं, जो गांव से बाहर रहते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो उनमें मतलब वास्तव में अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। अब जैसे जैसे गांव बढ़ता है, गांव का जैसे जैसे आकार बढ़ता है, गांव से शहर बनता है, तो वैसे वैसे लोगों में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है। प्रतिस्पर्धा होने के साथ साथ हीन भावना भी बढ़ती चली जाती है। और एक व्यक्ति ये जानता है कि तेरे उम्र कोई फिक्स नहीं है, कब चला जाए, कब तक है, कब तक नहीं है, ये सब बातें जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, फिर भी हम ईर्ष्या कर बैठते हैं एक दूसरे के साथ। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। बताओ क्या कर सकते हैं। ठीक है यार छोड़ो, चलो ये सब ज्ञान देने का टाइम अभी है नहीं। फाउंडेशन बैच में आना तुम, फिर ज्ञान देंगे तुम्हें, ऐसा ना। देखो चलो, कुछ हम कुछ हम जीवन में बने या ना बने, लेकिन कम से कम इंसान ठीक बन जाए ना, ये बहुत जरूरी है। चलो शुष्क कृषि देखो ना बेटा, ना शरारत नहीं। शुष्क कृषि जो शुष्क शुष्क कृषि कहाँ की जाती है? तो भाई सब सुनो, शुष्क कृषि वहां होती है जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो। अच्छा 50 सेंटीमीटर से बारिश कम कहाँ होगी? तो ये होगी राजस्थान में होगी, थार मरुस्थल में होगी। तो वहां पर कौन सी खेती होगी? शुष्क। वे फसल उगाएंगे, वे फसल उगाई जाती हैं जिन फसलों में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। जैसे बाजरा है, तो बाजरा वगैरह है, यही उगाया जाता है। बाजरा है, ज्वार है, इस तरीके की फसलें हैं वो उगाई जाती है। मूंग है, मोठ है ना, अलसी है, इनमें हाँ इस तरीके की फसलें हैं, ये ज्यादा होती है। तो देखो शुष्क कृषि में वर्षा 50 से 75, 50 से 75, 50 से बारिश कम होगी
तो देख 25 से 50 अर्ध शुष्क होता है, और 25 से भी कम बारिश हो तो वो कौन सा होता है, शुष्क, बिल्कुल ड्राई होता है, वहां तो फिर खेती होती नहीं है, 25 से कम में खेती नहीं होती। तो देखो मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए गहरी जुताई की जाती है। अच्छा देखो, जब मिट्टी में नमी ज्यादा होगी तो बीज को ज्यादा नीचे दबाया नहीं जाता है, भाई ऊपर ही बीज को रखते हैं ताकि जल्दी से फटाफट फसल उग जाए। और जब नमी नीचे होती है तो गहराई तक जुताई इसमें करते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात का जो इलाका है ना, तो विदर्भ महाराष्ट्र में पड़ता है। विदर्भ, विदर्भ भी कैसा है, सूखा क्षेत्र है ना, विदर्भ में बहुत अकाल पड़ता है, बहुत सूखा पड़ता है, तो इन सब क्षेत्रों में खेती की जाती है, ठीक है ना, ये सब में की जाती है, ठीक है ना। सर खान सर को बोलिएगा एक दरोगा का फाउंडेशन बैच, इसको निपटा लो, फिर इसके बाद बोलते हैं सर को बढ़िया से एक बैच। नहीं नहीं, सच में मेरा बहुत मन है, मैं तो अभी सर से मैं संडे को ही मैं बात कर रहा था, संडे को ही बात कर रहा था। आप जब खान सर आए तो पूछ लेना मैंने उनसे क्या कहा था, है ना। मैंने उनसे यही बोला था सर एक इस तरीके के बच्चे है ना हम तैयार करना चाह रहे हैं ना, कि पता चले कि उस बैच के सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए बढ़िया तरीके से, शानदार। हालांकि ओवरऑल मतलब ओवरऑल रिजल्ट फिर भी ज्यादा ही होते हैं हमेशा, काफी अपने यहाँ से, लेकिन पता नहीं मेरी ऐसा मन है कि एक ऐसा बैच तगड़ा तरीके से पढ़ाया जाए, जबरदस्त तरीके से तैयार कर दें बच्चे को, एक एक बच्चे को हाजिरी लगा लगा के क्लास में बैठाएं, हाजिरी लगा के, नहीं आए 3 दिन 4 दिन 5 दिन हटाओ भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ऐसा कुछ प्लानिंग हो जब मजा आए यार। देखो सुनो, जल कृषि होती है, जल कृषि है ना, सुनो बच्चे सुनो, जलीय कृषि होती है, वाटर फार्मिंग, जलीय कृषि। इसकी अगर आप बात करोगे तो इसकी बात करोगे ना, तो इसमें ध्यान दो एक बार। जलीय कृषि में क्या होता है कि जैसे मछली है, मछली मछली होती है ना, झींगा मछली, ठीक है ना, शैवाल, शंख होता है, शंख है ना, शैवाल है, शंख है, झींगा मछली है, मोती उत्पादन भी होता है, मोती उत्पादन, मोती उत्पादन भी होता है। तो देखो झींगा मछली, मोती, शैवाल है ना, और एक कौन सा है, शंख, इनकी जो खेती होती है ना, ये खेती होती है कौन सी, ये खेती होती है जलीय कृषि। कौन सी होती है, जलीय कृषि, जलीय कृषि, ठीक है ना। जबकि ध्यान रखना मछली पालना ये अपने आप में मत्स्यन ही एक कृषि का प्रकार है, कृषि में ही एक कृषि है, कौन सी, मत्स्यन। जलीय कृषि नहीं आती है, मत्स्यन जलीय कृषि में नहीं आता, कछुआ पालन मत्स्यन कृषि में नहीं आता, मगरमच्छ पालना जलीय कृषि नहीं है, मेंढक पालना इसमें नहीं है। मछली, मेंढक, मगरमच्छ और ये कछुआ, ये चारों के इसमें जलीय कृषि में नहीं होते हैं, ये जल में ही है, लेकिन जलीय कृषि में नहीं है। जलीय कृषि में शैवाल, जलीय कृषि के अंदर कौन होगा, शैवाल। जलीय कृषि में होगा मोती, क्या होगा, मोती। इसमें होगा झींगा, क्या होगा, झींगा, है ना, और शंख, ये सब कौन सा होता है, जल कृषि। ध्यान रखना, देखो उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, ए बी क्या, सिंगाड़ा जलीय कृषि के अंदर आ जाएगा, है ना। हाँ, मजा नहीं आ रहा है, कौन कर रहा था, तुम कैसा मजा लेना चाहते हो पता नहीं। तो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे करके कह देगा कि बताओ जलीय कृषि के अंतर्गत किसको शामिल नहीं करते। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार किसको हटाएं किसको लगाएं, बात समझ रहे हो। फिर तुम सोचोगे कि शैवाल को हटा देते हैं, क्योंकि शैवाल जो है ना वो तो दीवार के ऊपर लगता है, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में आएगा, मैं समझ रहा हूं, है ना। तो ये ध्यान दो कि ये चारों में से जलीय कृषि में शामिल नहीं होगा, ये नहीं होगा जलीय कृषि में, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो इसमें समुद्री शैवाल एक होता है, समुद्री शैवाल, इसका नाम है क्लोरेला। कौन सा है, क्लोरेला, क्लोरेला है। अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन प्राप्त इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं तो अब वहां पर ऐसा तो है नहीं कि आटा सब्जी सब लेके जाएंगे वहां जाके, और अभी अभी चाइना ने वहां पर भोजन बनाया है, कुछ ओवन वगैरह ऐसा बनाया हुआ है कि उसमें भोजन गर्म करके उन्होंने खाया है, एक मतलब हुआ है एक ऐसा कुछ प्रयोग। तो क्लोरेला एक क्या है, समुद्री शैवाल है, क्लोरेला एक समुद्री शैवाल है जिसके द्वारा जो अंतरिक्ष यात्री है उनके लिए भोजन तैयार किया जाता है, क्लोरेला, ठीक है ना, क्लोरेला। एक कृषि का प्रकार है एक्वापोनिक, है ना। देखो एक्वापोनिक कृषि फसल व मत्स्य एक साथ किया जाता है, खाद की आवश्यकता नहीं होती। सुनो एक बार, एक टैंक बनाया, नीचे पानी का टैंक है, उस पानी के टैंक के ऊपर एक जाली लगा दी, इमेजिनेशन कर रहे हो,
ये ऊपर जाली लगा दी, नीचे पानी का टैंक है, इसमें मछलियां छोड़ दी और ऊपर से कुछ वो लगा दिए, कुछ गिलास जैसे होता है क्या ना, गिलास लिया एक प्लास्टिक का, उसके अंदर जो नारियल है उसकी भूसी भरी और उसके अंदर बीज रख दिया, और वो बीज फिर फूट गया तो बीज की होगा तो फिर नीचे जड़ें नीचे चली जाएंगी, तो उसकी कुछ जड़ें तो पानी में डूब जाएंगी जो पानी लेंगी, कुछ हवा में रहेंगी जो वो ऑक्सीडेशन मतलब वो शोषण करेंगे, और पादप को जो मछलियां होती हैं उनसे क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। बस मछलियों का जो अपशिष्ट होगा उनसे क्या मिलेगा उनको, वो मिलेगा क्या बोलते हैं खनिज वगैरह या फिर जो पोषक तत्व हैं उनसे मिल जाए, खाद नहीं डालना पड़ता है एक्वापोनिक में। तो उसमें दोनों काम एक साथ, नीचे मत्स्य और ऊपर फसल, इसमें सब्जी वगैरह जैसे पालक है, पालक लगा दिया, इस तरीके की फसलें इसमें की जाती है, एक्वापोनिक होती है, एक्वापोनिक, ठीक है ना। तो एक्वापोनिक कृषि का एक बहुत मतलब अच्छा प्रकार है, खाद की जरूरत नहीं होती है एक्वापोनिक में, कृषि फसल फसल उत्पादन और साथ साथ नीचे क्या होता है, मछली पालन, दोनों काम एक साथ होते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं। ऐसे ही आप देखोगे तो एक विशेषीकृत, किसी एक चीज को लेकर के और उसका उत्पादन करना विशेषीकृत कृषि होती है। जैसे इसमें आपके कल्चर आते हैं, रेशम कीट क्या होता है, सेरी कल्चर, रेशम कीट, रेशम कीट, रेशम कीट, मछली पालन पीसीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन अंगूर वीटी। देखो ऐसे याद करना, देखो ऐसे याद करना, रेशम शेरी, रेशम शेर, रेशम शेर, रेशम शेर, रेशम, मछली पीसी, मछली पीसी, मछली, मछली, मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी, मधुमक्खी, अंगूर विट्टी, अंगूर विट्टी, अंगूर विट्टी, अंगूर विट्टी, केंचुआ वर्मी, केंचुआ वर्म, केंचुआ, केंचुआ, बागवानी हॉर्टिकल्चर, बागवानी हॉर्टी, बागवानी हॉर्टी, बागवानी, बागवानी, ठीक है। और फल पौमी, फल, 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 फल पौमी, और सब्जी ओलेरी, सब्जी क्या होगा, ओलेरी, सब्जी क्या होगा, ओलेरी। अब सुनो, हरित क्रांति एक आता है, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी है, उन क्रांतियों का नाम सुनो आप। एक क्रांति है जिसको कहते हैं हरित क्रांति, क्या कहते हैं, हरित क्रांति, हरित क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति। कौन सी क्रांति बोलते हैं, हरित क्रांति, कौन सी बोलते हैं, सुनो भाई, हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गैड, किसने दिया, विलियम गैड, एक चाय मंगवा दो। विलियम गैड ने शब्द दिया कौन सा, हरित क्रांति। विलियम गैड अमेरिका के थे, कहां के थे, विलियम गैड कहां के थे, अमेरिका। और विलियम गैड ने, देखो विलियम गैड ने शब्द दिया, विलियम गैड ने दिया हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति को लागू करने का जो कार्य है, नॉर्मन ई बोरलॉ, नॉर्मन ई, पूरा शब्द याद रहना चाहिए, नॉर्मन ई बोरलॉ, नॉर्मन ई बोरलॉ। भारत में इसको अप्लाई करने का काम किया एम एस स्वामीनाथन। देखो मुझे लग रहा था ना कि बीपीएससी में पूछेगा, लेकिन धोखा हो गया, नहीं पूछा, दरोगा में पूछ लेगा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हुई थी, और बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं भारत में, ठीक है ना। तो भारत में कृषि कृषि की पढ़ाई जो करने वाले लोग हैं वो अपने संस्थानों का नाम स्वामीनाथन के नाम पर ही रखते हैं, ऐसे रखते हैं, स्वामीनाथन एग्रीकल्चर संस्थान ऐसे रखते हैं। तो ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनका प्रश्न आना चाहिए पेपर के अंदर, नहीं पूछा है गलत बात है, आना चाहिए एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। तो इनको कई पुरस्कार मिले हुए इनको। तो एम एस स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको क्या बताऊं एम एस का मतलब क्या है। एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम है, अगर बाई दी वे, चलो संभावना कम है, बहुत कम संभावना है कि ऐसा पूछे एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि बहुत पॉपुलर नाम है। अगर बाई दी वे से पूछ लिए तो एम एस स्वामीनाथन के बारे में आप सब पढ़ के चले गए, बस यही नहीं पढ़ के गए कि एम एस का मतलब क्या है धोखा हो जाएगा भाई बहुत तगड़ा वाला, है ना। अब बताओ कैसा लगेगा, आप बिना सोचे समझे प्रश्न को छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है एम एस स्वामीनाथन में एम एस का मतलब क्या है। तो आप ना मुझे भी नहीं पता है, आप जरूर देखना इसको, है ना, नहीं गूगल को तो पता ही होगा, ठीक है ना
है? टेढ़ा नाम है? छोड़ देते हैं। देख लेना, तुम लिख लेना। सारी बातें गूगल की नहीं माना करते। हाँ, मानकोम्बू संबस्विन संबाशिवन स्वामीनाथन, मतलब दक्षिण भारत के थे ना, इसलिए थोड़ा सा। हाँ, नहीं उनका नाम टेढ़ा नहीं रहता है। ना 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 ना, नाम तो सीधा ही रहता है, लेकिन लेकिन ठीक है चलो। मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, ये नाम याद रखना है। मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। आज एक बैच में सारे बच्चे मेरे साथ उलझ गए, बहुत तगड़े वाले, है ना। तो वो बोले कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई 8581 मीटर है। कंचनजंगा 8598 है। 8598 लिखो। नहीं, अब सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं 8581 है। अब मुझे भी एक बार लगा कि यार ये तो गलत पढ़ा दिया बच्चों को, है ना। क्योंकि भाई अगर देखो गलती हो सकती है ना। मैंने यार कभी ऐसा नहीं हो गया हो कि गलत, किसका बजा फोन, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़े गलती हो गई, ठीक है ना। फिर वो मुझे वो एग्जाम्पल दे रहे थे, बोले सर उन सर ने ऐसे पढ़ाया था, उन्होंने ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर एनसीईआरटी में देखा तो ये गलत है। 8598 98 मीटर। अगर किसी बच्चे को अगर ये वाला पढ़ाया है तो ये गलत है, ये आंसर सही है 8598। हाँ मैंने तो यही पढ़ा है, फिर मैंने देखा तो सही था ना। इसको ध्यान रखना, 8598 कंचनजंगा। कभी प्रश्न आ जाए, कंचनजंगा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना। कंचनजंगा का ऊंचाई पूछ सकता है कभी पेपर में कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है कि ये पूछ ले कभी ऊंचाई कितनी है कि नहीं। अच्छा सुनो, हरित क्रांति में बेसिकली हुआ क्या? हरित क्रांति में क्या हुआ ना कि देखो, पहले भारत के अंदर अपने जो खेती करते थे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम थी, उत्पादकता कम थी। अच्छा 47 तक तो ठीक था, लोग खूब मर भी रहे थे, खूब जन्म ले रहे थे, लेकिन जनसंख्या कम थी। खेती भी थोड़े क्षेत्र पर ही होती थी, बड़ा क्षेत्र भी नहीं हुआ करता था। और लोगों की चूंकि आवश्यकताएं भी कम थी, है ना। और उसमें भी ज्यादातर वस्तु विनिमय होता था, वस्तु विनिमय होता था। तो जैसे क्या होता था कि जिनके यहाँ ज्यादा जमीन है, वो जमीन ज्यादा है, तो वो आदमी क्या करता था कि जैसे कोई कारपेंटर है, उससे लकड़ी का काम करवाना है। कोई कुम्हार है, उससे मिट्टी के बर्तन लेने हैं, कोई और भी काम हो। राजमिस्त्री है, उससे मकान बनवाना है। तो क्या होता था ना कि काम जो है वो काम के बदले क्या मिलता था? अनाज। तो वस्तु विनिमय होता था, अनाज के बदले में काम हो जाता था। ऐसा होता था पहले। अभी भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता होगा। आपको पता है, तो राजमिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, उसकी दिहाड़ी जो होती है वो घी के साथ चलती है। कि जितना जितना घी का रेट बढ़ेगा, उतना उतना जो मिस्त्री होता है मकान बनाने वाला, उसकी दिहाड़ी उतनी ही रहेगी। आपने ऐसा देखा ही नहीं देखा है? ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता, हमारी तरफ ऐसा होता है कि एक मिस्त्री की दिहाड़ी 1 किलो घी के बराबर। क्योंकि ऐसे डिसाइड किया गया होगा पहले, ऐसे डिसाइड हुआ होगा भाई पूरा आदमी मकान बनाता है, दिन भर काम करता है, तो कम से कम उसको कितना घी खाना चाहिए डेली? 1 किलो, ठीक है ना। गांव वाँव में अभी भी लोग बाग 1 किलो घी ऐसे पी जाते हैं खड़े खड़े, है कि नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं पीते हैं। अरे ठीक है, तुम्हारे यहाँ, यहाँ कोई खाना थोड़ी होता है। हमारे बहुत घी खाते हैं लोग, मैं भी बहुत घी खाता हूँ। हाँ देखो, तो पहले वस्तु विनिमय होता था, फिर क्या हुआ कि धीरे 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 स्वतंत्रता के पश्चात में क्या हुआ कि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी और मृत्यु दर क्या हुई? घटी। लेकिन जन्म दर बढ़ती रही, लगातार बनी रही। ज्यादा जन्म हुआ तो अब अनाज भी ज्यादा चाहिए, अनाज ज्यादा चाहिए तो भाई जमीन तो बढ़ा नहीं सकते हैं। लेबर रबड़ है, जमीन खींच दो रहे और 2 बीघा खींच गई, बस नई जमीन आ गई, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, हम बांध तो दूसरे के बांध देख देख के बनाते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे?
हम बिना बात की बातों पर चर्चा ज्यादा करते हैं, नए आइडियाज पर काम करते नहीं है। आपको पता है 3 देश, अरे यार उनके नाम क्या है, अरे यार है ना, अरे 3 देश है यूरोप के, नाम नाम ध्यान आने दो, उन्होंने समुद्र की जमीन निकाल दी। अरे लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया। इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने पता है क्या किया, समुद्र से जमीन निकाल ली। कैसे निकाली, देखो जैसे ये जमीन है, अपना तट है, इधर पानी भरा हुआ है, भाई साहब दीवार बनाई है ऐसे, ये पानी था ना, निकाल के फेंक दिया उल्टा, ले आगे जमीन। खेती करते हैं, जमीन नहीं थी, निकाल के समुद्र से जब खेती करते हैं, बताओ कितने कलाकार हैं। और अपने तो यहाँ तकनीकी के नाम पर ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप उसमें देखोगे कि इन्होंने फिर क्या किया कि आवश्यकता महसूस हुई कि भाई हरित क्रांति होनी चाहिए, हमने एक समझौता कर रहा, PL480। बताओ, अमेरिका से गेहूं लेने के लिए समझौता, और अमेरिका भारत को वो गेहूं दे जो अमेरिका में पशुओं के चारे के रूप में खिलाए जाते हैं। पशुओं के खाने के जो गेहूं थे ना, पशुओं के गेहूं, वो अमेरिका किसको देता था, भारत को। PL480 समझौता किया, पशुओं के खाने के गेहूं भारत को देता था। और एक तो लाल गेहूं आते थे, एक तो पशुओं के गेहूं देता, और फिर आंख दिखाता और ये और कहता ना गेहूं नहीं देंगे। समझे कि नहीं समझे भाई, भारत में समझ में आई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर युद्ध 1962 चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान से, है ना, दौर बहुत खराब था, ठीक है ना। आपको पता है कि व्रत करने की परंपरा, आप देखना अपने गांव में बड़े बुजुर्ग है ना, जो दादा परदादा हैं अपने, वो अभी भी मंगलवार का व्रत करते होंगे, आप नोटिस करना। और पता चलेगा कि वो लंबे समय से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं कई लोग। ये व्रत करने की परंपरा इसी समय आई, व्रत करने की। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था ना, जय जवान जय किसान। कि जवान सीमा पर लड़ेगा और किसान जो हम गेहूं ले रहे थे, कि दोनों स्तर पर इधर किसान। तो तभी तो मतलब ये नारा आया, और तब आह्वान किया कि कम से कम एक समय का खाना एक दिन हम सप्ताह में खाना छोड़े। उसके 2 फायदे हैं, एक तो देखो समझो पूरा देश यदि एक दिन खाना छोड़ देगा तो देखो कितना अनाज बचेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, ठीक है ना, व्रत रखने से। क्योंकि हमारा शरीर के ऑर्गन है ना, वो लगातार काम करते हैं। आंख भी मान लो बंद हो जाती है कुछ समय के लिए, है कि नहीं। बहुत सारे अंग तो मान लो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप समझो कि डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो लगातार काम करता रहता है, हार्ट लगातार काम करता है कि नहीं। तो इससे क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है शरीर को भी, ठीक है। तो आप देखोगे कि फिर इसके बाद आवश्यकता महसूस हुई, और फिर हमारे देश में भी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन आप समझो, हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फायदा तो हुआ ही हुआ, कंप्लीट फायदा हुआ, लेकिन हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान ये रहा कि जिन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की सुविधा पर्याप्त थी, जिन क्षेत्रों के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट ठीक था, रोड सही थे, जिन क्षेत्रों के अंदर बिजली सही थी, उन क्षेत्रों के अंदर हरित क्रांति में सफलता मिली। लेकिन लेकिन ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए थे, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, ऐसे क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई। सिंचाई की सुविधाएं, बिजली, है ना, पानी की उपलब्धता, नहरों का विकास, इसके लिए सबसे सही क्षेत्र थे एक हरियाणा और एक कौन सा था, पंजाब। हरियाणा और पंजाब। इसलिए आप देखोगे कि हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा 1966-67। आप कई बार सुनते होंगे कि बुंदेलखंड एक नया राज्य बनाए जाने के बार बार वो होती है मांग, और वो कहते हैं कि पूर्वी जो यूपी है वो पिछड़ा हुआ है और पश्चिमी यूपी है वो ज्यादा संपन्न है। इसका कारण है, इसमें ऐसा नहीं कि सरकारों ने कोई गलती की है, सरकारों का कोई इंटेंशन थोड़ी होगा। यूपी का मुख्यमंत्री ये थोड़ी चाहेगा कि एक तरफ पिछड़ जाए एक तरफ अच्छा हो जाए। लेकिन हुआ क्या ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का विकास हो गया, समतल भूभाग है ना, तो अधिक सिंचाई की सुविधाएं थी तो हरित क्रांति ज्यादा हुई, हरित क्रांति हुई तो लोग संपन्न ज्यादा हो गए। एक तरफ जहां सिंचाई की सुविधाएं कम थी, वहां पर क्या हुआ, सिंचाई की सुविधाओं की कमी की वजह से, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके अंदर ज्यादा संपन्नता नहीं आ पाई, क्योंकि पूर्वी यूपी पिछड़ गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा विकसित हो गया। और जब जब मान लो कि दो
एक ही घर में दो व्यक्ति, एक बहुत ज्यादा पढ़ जाए और एक जो है बहुत कमजोर रह जाए, तो जो कमजोर रहेगा ना उसको हमेशा ये लगेगा, उसको हमेशा लगेगा कि बड़े वाले को ज्यादा पढ़ाया और मेरे ऊपर कम ध्यान दिया। अगर मुझे पढ़ाते घर वाले मेरे ऊपर ध्यान देते तो मैं भी सफल होता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं ही नहीं पढ़ा, मैं ही नहीं ठल्ला था, मैं पढ़ता तो वो मैं भी अच्छा कर लेता। तो पूर्वी यूपी में वैसी परिस्थितियां थी ही नहीं कि हरित क्रांति सफल हो पाती। इसलिए हमेशा पूर्वी यूपी के लोगों को लगता है कि पश्चिमी यूपी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पूर्वी यूपी पिछड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो हरित क्रांति की वजह से क्षेत्रवाद के ऊपर, है ना, या दो क्षेत्रों को अलग अलग करने की मांगे बार बार उठती रही। ठीक है ना? और पंजाब हरियाणा के किसान आप देखते हो संपन्न भी हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं ना। तो जल्दी जा बेटा, ये बहुत जरूरी काम है। 66-67 हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 66-67 पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहां पर हुआ। और इसमें फसल जिनको लाभ मिला वो कौन है? गेहूं और चावल। गेहूं चावल दो को, और दोनों में से भी एक कहेगा तो फिर कौन आएगा? गेहूं। ठीक है ना? पंजाब हरियाणा राज्य गेहूं चावल, पश्चिमी यूपी राजस्थान के दो जिले पड़ते हैं, एक श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले पड़ते हैं। तो उनके अंदर भी ये सफल रही हरित क्रांति की शुरुआत। और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 1970 में दिया गया, स्वामी नाथा। शांति का नोबेल और 1970 दोनों चीज याद रखनी है। एक तो शांति का नोबेल पुरस्कार और एक आपको ध्यान रखना है कौन सा? ये 1970 में। इसका वर्ष भी ध्यान रखना है, इसका वर्ष भी ध्यान रखना है, और शांति का नोबेल पुरस्कार भी याद रखना। अच्छा बोरलोग, हाँ सॉरी, नॉर्मन बोरलोग। अच्छा मैंने स्वामीनाथन बता दिया क्या? नहीं नहीं, नॉर्मन बोरलोग को, है ना, इनको दिया गया क्योंकि भाई वैश्विक स्तर पर जो है हरित क्रांति लाए थे, इसलिए, है ना। तो बड़ी भूमिका है भाई। शांति होगी, आप समझ के देखो, खाना नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? आप अगर आपको 10 दिन भूखा रख दिया जाए, खाना नहीं मिले, तो आप बताओ क्या करोगे? छीनोगे? नहीं होगा, बताओ, अशांति फैलेगी, है कि नहीं? तो खाने के लिए तो लड़ाइयाँ हो जाती है। देखो, अब कुछ और क्रांतियां हैं, और क्रांति आप समझो। और बेटा तुम ना इधर ध्यान दो थोड़ा, इधर इधर ध्यान दो, मैं कई देर से देख रहा हूँ तुम। अरे सिकंदर, ये दरवाजा नीचे करवा दे भाई इसका। भाई दीपक उसको कर दे, बंद कर दे उसको, ये बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। हो गया बंद? भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये किसने लिखा है? ये पेज, बड़ा सा पेज। अरे नहीं, बताओ बताओ। एगो भोजपुरी में शायरी सुनाई गुरु। अरे नहीं नहीं, ये किसने लिखा है पेज? अरे तो यार इसमें कौन सी कोई कोई क्राइम थोड़ी किया है, किसने लिखा बता दो। अरे बेटा बता दे यार, आपने लिखा है? बहुत बढ़िया। मुन्ना कहाँ बैठा है? मुन्ना नहीं आया क्या? मुन्ना कहाँ है? वहां बैठा है क्या? ये कौन है?
देखो बच्चे ध्यान दो एक बार। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। दीदी खड़ी हो, वो दीदी इधर आओ, बाहर आओ, आप भी भुजाओ, खड़ी हो, इसको इस बगल में बैठा, इसको इधर आ जा, इधर खिसक, इधर खिसक, इधर बैठ जा, यहाँ बैठ, थोड़ी खिसक जा बुआ जी, खिसक ले, यहाँ बैठ। देखो बेटा बहुत मार लगेगी है ना। देखो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध। किसे है? दुग्ध। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति देखो नीला पानी होता है, पानी में मछली होती है, ठीक है ना। पीली क्रांति तिलहन, पीली क्रांति, पीली क्रांति रजत अंडा, रजत अंडा। और कुकुट, कुकुट जो कुकुट होते हैं ना छोटे बच्चे मुर्गे के, तो अंडा या कुकुट उत्पादन कौन सा है? रजत, रजत, ठीक है ना। भूरी क्रांति कोको उत्पादन, भूरी क्रांति कोको। सुनहरी क्रांति शहद या फल, फल उत्पादन में भी और शहद उत्पादन में भी कौन सी आएगी? सुनहरी आएगी। काली क्रांति पेट्रोलियम, काली क्रांति, अच्छा रजत रेशा गोल्डन फाइबर, नहीं नहीं नहीं, रजत रेशा नहीं, रजत रेशा कपास, रजत रेशा कपास। गोल्डन या सुनहरा रेशा जूट, है ना। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, प्याज, औषध, औषधीय जो उत्पादन होती है। बादामी क्रांति मसाला, बादामी क्रांति। लाल क्रांति टमाटर या मांस, टमाटर या मांस। ग्रीन गोल्ड बांस। हरित क्रांति अनाज से संबंधित है, खाद्यान्न, अनाज खाद्यान्न। और ग्रीन गोल्ड किससे आएगी? बांस, हरा सोना बांस को कहते हैं। ग्रे या स्लेटी उर्वरक, ग्रे या स्लेटी उर्वरक, ग्रे या स्लेटी उर्वरक। मूक क्रांति, मूक क्रांति मोटा अनाज। परमानी क्रांति भिंडी, परमानी क्रांति। सदाबहार क्रांति जैविक कृषि को बढ़ावा, ताकि सदा सदा के लिए जमीन अच्छी रहे, इसलिए सदाबहार क्रांति। और इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए। तो सभी क्रांतियों में विस्तार के लिए कौन सी होती है? ये होती है आपकी इंद्रधनुषी। इंद्रधनुष मतलब अलग अलग रंग, अलग अलग का मतलब अलग अलग क्रांतियों वाला। तो सभी अलग अलग क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो कौन सी आती है? इंद्रधनुषी क्रांति आती है, ठीक है ना। सदाबहार क्रांति, तो सदाबहार क्रांति यानी कि मिट्टी सदा बाहर रहे, मिट्टी कभी खराब ना हो, इसके लिए कौन सी होती है? जैविक खेती। तो जैविक कृषि को बढ़ावा देना क्या होता है? सदाबहार क्रांति। इंद्रधनुषी और सदाबहार, इंद्रधनुषी मतलब अलग अलग रंग, सदाबहार मतलब मिट्टी सदैव अच्छी रहे, इसके लिए कौन सा होता है? जैविक कृषि। तो जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए होता है कौन सा? ये होती है आपकी जैविक कृषि बढ़ाने के लिए कौन सी होती है? सदाबहार। और सभी क्रांतियों को बढ़ाने के लिए कौन सी होती है? इंद्रधनुष। और पेट्रोलियम से संबंधित काली क्रांति। और रजत रेशा नहीं, कपास। रजत क्रांति अलग है, रजत रेशा अलग है।
ग्रीन रेवोल्यूशन अलग है, ग्रीन गोल्ड अलग है कि नहीं है? और सुनहरा रेशा गोल्डन फाइव वो कौन सा है? जूट, है ना? अब देखो इससे संबंधित कुछ कृषि के कुछ संस्थान है, कोई अनुसंधान केंद्र है, कोई इंस्टीट्यूट है। अब देखो इनमें से सारे तो मुझे भी याद नहीं है, मैं तुम्हें सुन लो एक बार साफ साफ बात सीधी सीधी, लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जिनको याद करना ही करना पड़ेगा। वे सब बात मैं बता देता हूं जो जरूर जरूर याद करने, जिनको किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं है, वे सुन लो आप। उनमें सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये ना मनीला फिलीपींस। अंतरराष्ट्रीय, मैंने बोला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? मनीला फिलीपींस। एक बात, लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। चावलों की सबसे ज्यादा वैरायटी छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है। चावल की सर्वाधिक चावल की सर्वाधिक जो वैरायटी, विविधता, ये कौन करता है? छत्तीसगढ़। लेकिन कटक उड़ीसा के अंदर चावल, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक उड़ीसा। और अंतरराष्ट्रीय कहां पर है चावल? मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस। आई बात समझ में? एक बात अब सुनो भाई, देखो एक जिला पड़ता है बीकानेर, कौन जिला पड़ता है? बताओ यहां पर खेती शुष्क होगी कि आर्द्र होगी? शुष्क होगी, शुष्क खेती होगी ना। तो ध्यान रखना कि केंद्रीय शुष्क बागवानी, भाई शुष्क बागवानी होगी पश्चिम में, इधर होगी थार मरुस्थल। तो शुष्क बागवानी जो होगी ना, वो शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर होगा? बीकानेर। शुष्क बागवानी कहां पर होगा? बीकानेर। और एक और है यहां पर, इसका नाम है काजरी, CAZRI, काजरी। इसका सुन लो यार, काजरी जो होगा ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो एरिड जोन रिसर्च, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, मतलब इसका उद्देश्य था कि बालू के जो टीले होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, आगे इधर उधर भागते रहते हैं। अगर बालू के टीलों को एक जगह स्थायी नहीं करेंगे तो बालू के टीले पूर्वी जो भाग है अरावली को क्रॉस करके उत्तर के विशाल मैदान में बालू फैल जाएगा। इससे जो कृषि भूमि है वो सारी की सारी उन रेत के नीचे दब जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना काजरी की स्थापना जोधपुर में है। कहां पर है काजरी? जोधपुर। देखो इटली और ईरान में लाल वर्षा होने का कारण मैं समझा चुका हूं, ये मैंने समझाया आपको। देखो इटली और ईरान समझा दूं क्या पहले? इसको बता के फिर समझाता हूं, सर फिर भूल जाएंगे। देखो देखो इधर आपको बताया था, ये इस तरफ कौन है? अफ्रीका, अफ्रीका है इधर, अफ्रीका है। और इस तरफ आप चलोगे तो इधर से आपका ओमान है, यूरोप है ये बावड़ा। इधर ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है। और इस तरफ कौन पड़ता है? ईरान। और इस तरफ ऊपर की तरफ ये वाला जो पड़ेगा, ये कौन सा पड़ेगा तुम्हारा? ये यूरोप है। और यहाँ पर कौन है? इटली, इटली आल्पस पर्वत, ऊपर स्विट्जरलैंड। तो इधर से सारा के मरुस्थल से हवाएं चलकर जाती हैं, और ये हवाएं जो चलकर जाती है ना, तो ये रेत को उड़ाती हैं, रेत, रेत लेके जाती है। इधर से नीचे से इधर पानी मिल जाता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से। और पानी भी मिल गया, रेत मिल गई, रेत पानी जाकर बारिश करेंगे। जैसे ये पौने इधर से जाएंगे तो ये भी रेत को लेके उड़ेंगे ना, फारस की खाड़ी के ऊपर से जाएंगे ईरान की तरफ, है ना। तो ये रेत जब भाई अरब मरुस्थल है ना पूरा पूरा इधर, तो ये रेत को ले जाती है। रेत का रंग कैसा होता है? लाल लाल रंग, लाल रंग होता है। तो बारिश जब होगी तो रेत नीचे बिखर जाती है जमीन पे, तो जमीन लाल लाल दिखती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे रक्त बिखरा हो। मतलब लाल का मतलब वैसा लाल नहीं है, वो रेड नहीं है, डार्क रेड नहीं, वैसा नहीं, देखो वो ऐसी गोल्डन गोल्डन कलर दिखता है, वैसा थोड़ा रेत का लाल रंग का रेत दिखाई देता है, इसलिए उसको रक्त वर्षा कहते हैं, है ना। ये सिराक क्यों पवन होती है, मैंने पढ़ा है, तुम बताया है, मैंने बताया था, मैंने पक्का बताया था, याद है मुझे, ठीक है।
हाँ डिस्कस करवाया था क्वेश्चन तब बताया था। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, और ये जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। इसको भी याद रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय चावल कहाँ पर आ गया? मनीला फिलीपींस। राष्ट्रीय चावल कहाँ पर है? कटक उड़ीसा। केंद्रीय शुष्क बागवानी कहाँ पर है? बीकानेर। काजरी कहाँ पर है? जोधपुर। काजरी कहाँ है? जोधपुर। अब सुनो भाई, ध्यान दो, कौन सी सब्जी लंबे समय तक चलती है? आलू। आलू लंबे समय है? प्याज, लहसुन ठीक है मान लिया, लेकिन आलू मान लो। अभी प्याज की सब्जी खाते हो क्या? लहसुन की सब्जी खाते हो? वो थोड़ा थोड़ा डलता है, लेकिन मेन सब्जी कौन है? आलू है। तो अरे डट जा गरीब, सुन नहीं रहा है बात को। आलू लंबे समय चलता है। तो ठंडे क्षेत्रों में जहां पर खेती वेती कम होती है, सब्जी वब्जी नहीं होती है, तो वहां पर क्या रख लेते हैं फिर लोग वह खरीद के? आलू, कि चलो आलू रख लो 5 किलो 10 किलो, और डेली आलू बनाओ और खाओ, बनाओ खाओ, ऐसा होता है। तो ऐसा मान लो, याद करने, जुगाड़ कर लो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जुगाड़ कर लो, व्यवस्था कर लो याद करने की। और ये व्यवस्था लगा लो आप कि शिमला के लोग आलू रख लेते हैं, ताकि जब बर्फ गिरेगी तो आलू की सब्जी बना के खा लेते हैं। याद नहीं होगा किसी के बाप को भी, आप याद करके दिखा देना मुझे सारे, लेकिन जुगाड़ कर करके याद हो जाएगा, ये पक्की गारंटी है। समझे कि नहीं समझे? तो आप बताओ मुझे फटाफट जल्दी से एक बार कि आलू अनुसंधान कहां पर आएगा? शिमला में ज्यादा ठंड होती है, ऐसा याद कर लो, शिमला में ज्यादा ठंड होती है। शिमला वगैरह के लोग क्या करते हैं? आलू रख लेते हैं, और सर्दी में अपने आराम से जब बर्फ पड़ती है तो अंदर घर में पड़े रहते हैं, आलू बनाते हैं और खाते हैं। समझ में आ गई बात? तो आलू जो है, आलू अनुसंधान कहां पर आएगा आपका? शिमला में। आलू कहां पर आएगा? शिमला में आएगा, ठीक है ना। नारियल वगैरह आपको पता है केरल में होते हैं, सब केरल में होते हैं। कासरकोड कौन सा होता है? कासरकोड। कासरकोड, ठीक है ना, कासरकोड में होते हैं। तो ये होते हैं आपके कासरकोड, केरल में क्या होता है? नारियल अनुसंधान। तो नारियल अनुसंधान कहां पर होगा? कासरकोड केरल। कासरकोड केरल। कासरकोड केरल। क्या होता है? नारियल। क्या होता है? नारियल। नारियल हो गया याद? तो देखो, नारियल हो गया कासरकोड केरल, आलू हो गया शिमला। आलू शिमला, मतलब ऐसे ही याद करा जाता है, आलू शिमला कासरकोड केरल नारियल, कासरकोड केरल नारियल, आलू शिमला। काजरी जोधपुर, शुष्क बागवानी बीकानेर, ये बीकानेर हो गया। अब देखो, आपको पता है कि बंगाल का जूट उत्पादन में अग्रणी स्थान है। अब बंगाल में अगर जूट ज्यादा होगा, तो अब जूट का अनुसंधान जैसलमेर में तो नहीं होगा, तो सीधा कहां पर हो? कोलकाता। ये जूट कहां? कोलकाता। जूट कोलकाता, जूट कोलकाता। नारियल कासरकोड, नारियल, नारियल, आलू, आलू शिमला, आलू काजरी जोधपुर, काजरी शुष्क बागवानी बीकानेर, शुष्क बागवानी बीकानेर। जूट कोलकाता, जूट कहां हो गया? कोलकाता। जूट कहां हो गया? कोलकाता। राष्ट्रीय चावल कटक, राष्ट्रीय चावल, राष्ट्रीय चावल। बहुत बढ़िया भाई, बड़े समझदार हो। अब देखो, अब और कौन सा है? हाँ देखो आगे इसमें तंबाकू, सुन, तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तंबाकू राजमुंद्री, राजमुंद्री अमेरिका के अंदर एक शहर है, उसका नाम है फिलाडेल्फिया। कौन सा है? कौन नगर है? एक बंदरगाह शहर है, जैसे मुंबई है, जैसे कोची है, ऐसे ही एक नगर है अमेरिका के अंदर, पूर्वी तट पर है, इसका नाम है फिलाडेल्फिया। क्या नाम है भाई? बहुत यहां से तंबाकू निर्यात होता है, ये खूब तंबाकू दुनिया को बेचते हैं। आपको तो सिगरेट विगरेट ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई सिगरेट वगैरह ये सब? नहीं, यूरोप से, अमेरिका वगैरह से आई। ये अमेरिका की कंपनियां, ये जितने भी सिगरेट की कंपनियां हैं, ये सब किसकी है? अमेरिका। हाँ नशेड़ी। आप फिलाडेल्फिया के वीडियो देखना, आप कभी फिलाडेल्फिया के वीडियो देखना, लोग नशे में चूर गलियों में पड़े रहते हैं, सड़कों के किनारे, होश नहीं रहता है उनको, इतना नशा करते हैं, सच में इतना नशा करते हैं। इसलिए दूसरे को लत लगाने के चक्कर में फिलाडेल्फिया पूरा बर्बाद हो गया, खुद नशा करता है। नशे का व्यवहार बहुत गंदा रहता है। जीवन में कभी भी कुछ भी मत करना, भले ही 10-12 हजार रुपया कमा के अपना गुजारा कर लेना, लेकिन नशे की लत मत पाल लेना कभी भी। नशा बहुत खराब चीज है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको।
आप जीवन में कम कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, सब ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन नशा मत करना। हमारे गांव का एक लड़का हमारे से 2-3 क्लास आगे था, भाई साहब वो लड़का ना, अभी तो नहीं करता है कॉल, मुझे वो कॉल करता रहता था, भाई अमित हॉस्पिटल में हूँ, बेड पे पड़ा हूँ, वीडियो कॉल भी कर देता था, पता नहीं कहाँ से करता था, फोटो भेजता था, खींच रखी होगी, 2-4 फोटो रख रखी होंगी हॉस्पिटलों की, भाई अर्जेंट पैसा। तो एक बार फोन आया तो मैंने मेरे चाचा को फोन किया, मैंने चाचा वो उसका ऐसे ऐसे उसका फोन आया है, वो पैसा मांग रहा है, तो बोल भाई मत देना, और मैं तो उसको दे भी देता क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में लगा हुआ था। तो बोले यार वो तो बहुत नशे में पागल हो गया है वो लड़का तो। आप समझो, नौकरी है दिल्ली पुलिस की नौकरी, तो लाख रुपया सैलरी होगी, ये पुराना भी हो गया, 10 साल हो गए लगे हुए, तो वो देखो नशे में पूरा बर्बाद हो गया। अब बताओ ऐसी नौकरी का क्या मतलब है क्या कोई मतलब? कोई मतलब नहीं है। इसलिए कभी भी लाइफ में नशे की आदत, मैं अब चर्चा नहीं कर सकता हूँ, हमारे हमारे परिवार के बच्चे हैं कुछ, 2 बच्चे, वो मतलब वो बच्चे इतने टैलेंटेड बालक थे वो दोनों, हमें ऐसा लगता था कि ये आगे चल करके जरूर कुछ कमाल करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बढ़िया अच्छी नौकरी लगेंगे या अच्छी कंपनी में जाएंगे। दोनों बच्चे खत्म हो गए। खत्म होने का मतलब बर्बाद। तो वो अभी एक दिन मेरे पास आया ना, तो उसका शरीर से दारू पी नहीं रखी थी, लेकिन पूरी बदबू आ रही शरीर से। समझे कि नहीं समझे? इसलिए कभी भी जीवन में कुछ भी करना या नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया, लेकिन नशा मत करना, बच के रहना नशे से, किसी भी प्रकार का नशा कोई भी हो। समझे कि नहीं समझे? हमेशा बच के रहना नशे से। नशे से बच गए तो मान लो जीवन में आपने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। कई बड़े बड़े क्राइम जितने भी होते हैं वो सब नशे की लत में होते हैं। नशा अगर नहीं करे ना आदमी, तो बहुत सारे क्राइम नहीं हो, अगर नशा खत्म हो जाए तो। और ये सब प्रमोटेड है सारा का सारा यूरोप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, इन्होंने नशे को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया है इन लोगों ने, बहुत। चलो, इसलिए हमेशा बच के रहना है नशे से। देखो आगे देखो, अगली बात पर चलते हैं। भारत में तंबाकू अनुसंधान कहां पर होता है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री, राजमुंद्री, ये ध्यान रखना, राजमुंद्री। तो आपको देखो, तंबाकू याद हो गया, राजमुंद्री, नारियल कासरकोड, आलू शिमला, जूट कोलकाता, शुष्क बागवानी बीकानेर, काजरी जोधपुर, राष्ट्रीय चावल कटक, राष्ट्रीय चावल कटक। अब 2 यूपी के याद करो, उत्तर प्रदेश के। वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान, कोई जुगाड़ नहीं है याद करने का, तो अब सीधा ही याद करना है, वनस्पति लखनऊ, वनस्पति, 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 ठीक है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? कानपुर। गंगा किनारे सबसे बड़ा नगर भी कानपुर है। और वनस्पति इसका दलहन अनुसंधान कहां पर होता है? कानपुर। दलहन कहां पर होता है? कान, दलहन अनुसंधान कानपुर, दलहन अनुसंधान कानपुर, ये ध्यान रखना है। अब सुनो, आपको पता है हरियाणा के लोग क्या कहते हैं? हरियाणा के लोग ऐसे बोलते हैं, दूध दही का खाना ऐसा हमारा हरियाणा। उनकी बोली में ये होता है, वो ऐसे बोलते हैं। हरियाणा के लोग बहुत दूध दही खाते हैं, बहुत मतलब बहुत मस्त रहते हैं, खूब घी भी खाना। हरियाणा के बच्चे नशा नहीं करते, आपको पता हो तो। करता है? देखो, हरियाणा के बच्चे अगर नशा करते हैं तो गुड़गांव के आसपास के, गुड़गांव के अलावा, गुड़गांव से आप बाहर चले जाओगे तो वहां बाकी पंजाब में खूब नशा करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान प्रमोटेड है। बेसिकली होता क्या है ना कि इधर से इधर से अफगानिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान, पंजाब से इधर से एक फेंकेगा, एक पोटली फेंकेगा कुछ नशे की, ये इधर से पैसा ट्रांसफर कर देगा, और फिर वो समुद्र के रास्ते आते हैं लोग, ठीक है ना, मछुआरे इधर उधर कर देते हैं सब। तो इस प्रकार से आप, बिहार में नशा ज्यादा नहीं करते हैं लोग? करते हैं, बहुत करते हैं।
मैं भाई अपना देश ना, अपना देश, मैं सही बता रहा हूं आपको, अपना देश धीरे 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 धीरे, देखो सुनो, धीरे धीरे सच बता रहा हूं, नशे की गिरफ्त में जा रहा है अपना देश। मैं देख रहा हूं धीरे धीरे जा रहा है। हमारी जो जनरेशन है ना, हमारी जो जनरेशन है वो अंदर से ना खोखला होती जा रही है, अंदर से सच में खोखला हो रही है अपनी जनरेशन। नशा, मोबाइल की रील्स, समझ रहे हो बात को? बहुत खराब स्थितियां हैं देश के अंदर, ये दिख नहीं रही है किसी को भी, बहुत बुरे हालात हैं। इस पे ना बहुत काम की जरूरत है। देखो सब्जी कहां पर होती है? वाराणसी। सब्जी कहां पर है? तो सब्जी अनुसंधान वाराणसी, सब्जी अनुसंधान, सब्जी अनुसंधान दलहन अनुसंधान कानपुर, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। लखनऊ में कौन सा है? वनस्पति। लखनऊ में, कानपुर में, कानपुर में, और सब्जी कहां है? वाराणसी, वाराणसी में सब्जी। अब अच्छा एक चीज बताओ, रेशम उत्पादन सबसे अधिक कौन करे? कर्नाटक। भाई कर्नाटक सबसे अधिक कौन करता है? रेशम। तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक। तो मैसूर में आएगा आपका रेशम उत्पादन अनुसंधान, है ना, और प्रशिक्षण। रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण ये कहां पर आएगा? मैसूर, कर्नाटक। तो ये देखो, जूट है तो कोलकाता, क्योंकि बंगाल ज्यादा करता है ना। और रेशम की बात करेगा तो कहां पर आएगा? मैसूर, कर्नाटक। मांस और पोल्ट्री दिल्ली में। मांस पोल्ट्री कहां है? मांस पोल्ट्री, मांस पोल्ट्री, देखो मांस का उपयोग, जो मीट खाते हैं तो वो पूरे देश के लोग खाते हैं लगभग लगभग, ठीक है ना। और पूरे देश की राजधानी कौन है? दिल्ली। इसलिए मांस का अनुसंधान कहां होगा? राजधानी में होगा, दिल्ली में होगा, ठीक है ना। कृषि अनुसंधान ICAR ये कहां पर है? नई दिल्ली। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन कहां पर है? जयपुर। अच्छा अपने बात कर रहे थे हरियाणा की, हरियाणा में दूध दही का खाना, वो राज्य कौन सा? हरियाणा। तो हरियाणा में डेयरी, डेयरी कहां पर आएगी? हरियाणा में करनाल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, करनाल, ठीक है ना। आपको पता है सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान, क्या आप जानते हैं इस बात को? सरसों और बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का सबसे अग्रणी स्थान। मोटे अनाज उत्पादन में भी राजस्थान का ही अग्रणी स्थान। अभी इकोनॉमिक्स में आपको सर पढ़ाएंगे कौन सी खेती कहाँ होती है, नई डेटा पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो उसमें आप देखना बहुत सारी फसलों में राजस्थान का अग्रणी स्थान है, ठीक है। तीसी के भी उत्पादन में भी राजस्थान है, जीरा उत्पादन भी राजस्थान में होता है ज्यादा। तो ध्यान रखना कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहां पर आता है? भरतपुर। भरतपुर एक, भरतपुर आपने नाम सुना है? जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल। जानते हो महाराजा सूरजमल? जाट शासक थे महाराजा सूरजमल, भाई बड़ा दबंग शासक था वो। भरतपुर के, आगरा भरतपुर का जो इलाका है ना पूरा, ये पूरा मथुरा आगरा भरतपुर, इस पूरे एरिया पर इन्होंने शासन किया था महाराजा सूरजमल, है ना। तो जाटों का अफलातून कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। दिल्ली और मराठा इन दोनों के बीच में है इधर। ये जो राजस्थान की ये लोकेशन अगर आप देखोगे तो इस तरफ से आप देखोगे तो इधर से ये आपका पड़ता है, ये इस तरफ से पड़ता था, देखो ये मालवा है, इधर ये हमारा अलवर पड़ता है जिला, और यहाँ पर कौन है? दिल्ली। तो दिल्ली और मालवा, दिल्ली और मालवा, और नीचे मालवा के क्षेत्र हो गया MP, और ये और महाराष्ट्र में कौन हो गया? मराठा। तो इधर मराठाओं, मालवा और दिल्ली, इनके बीच में से आप गुजरोगे यहां से, और ये इलाका था किसका? महाराजा सूरजमल का। समझे कि नहीं समझे? इसलिए मुझे लगता है हिस्ट्री पे हाथ बैठाऊंगा मैं जरूर, ज्योग्राफी के साथ में लिंक कर करके पढ़ा सकते हैं अपने, है ना। अपने तो जो अपने से बढ़िया तो हिस्ट्री कौन पढ़ा सकता है बताओ? बता दो कौन पढ़ाएगा? नहीं। हाँ तो सही बात है, जिसका ज्योग्राफी अच्छा उसका हिस्ट्री भी अच्छा, और उसका पॉलिटी भी अच्छा। जो पॉलिटी पढ़ाने में मजा आया, आय हाय। अब तो मैं खान सर को कह सकता हूँ, कोई बात नहीं सर समय नहीं है तो बता देना है ना, आप कह देंगे सर समय नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ा देंगे। केंद्रीय, तुम्हारी पॉलिटी नहीं हुई क्या? नहीं पढ़ाऊंगा ना ना ना, अभी नहीं भाई, अभी अभी प्रैक्टिस में नहीं है ना ज्यादा। केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहां पर है? भरतपुर, राजस्थान। भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल। इतिहास में ऐसा प्रश्न कोई पूछे तो दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग में रखना,
तो ये ध्यान रखना कि सरसों अनुसंधान भरतपुर में होता है, तो ये होता है, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में आएगा ये, ठीक है ना। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मुंबई, मुंबई में। नाबार्ड कहाँ पर है? मुंबई, मुंबई में। नेक्स्ट, अगला। अच्छा, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, क्या मतलब होगा? 40 पे मैं आया, 45 पे मैंने क्लास शुरू करी, 1 घंटा 15 मिनट हुआ है, 15 मिनट मैंने बात कर ली, 1 घंटा तुमने पढ़ाई करी है यार। नहीं, पढ़ाई करो, ये कोई बात पढ़ाई होगी, समझे? हाँ, चुप रहो। नहीं, अच्छा, ना बेटा ना, मजा नहीं आ रहा ना? नहीं आएगा मजा। नहीं, देखो, खनिज आ जाओ, खनिज। बेटा खनिज दो प्रकार के होते हैं। 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? सुन लो यार, एक बार बच्चा कुछ कह रहा है। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? क्या करने के लिए? अच्छा, वो लिख के दिया वो। हाँ, उसको तो मैं जरूर पढ़ूंगा, उसको जरूर। नहीं नहीं नहीं, वो उसने बहुत अच्छा लिखा है। देखो, नकल मार के पढ़ लिखा है, खुद लिखा है? खुद लिखा है? चलो, कहीं से भी लिखा होगा, लेकिन लिखा बहुत अच्छा है ना। देखो, प्लीज आपसे निवेदन है, फोन मत निकालना प्लीज। सुन लो, क्या नाम है तेरा? गौरी नाम है? अरे गौरी शंकर होगा। जो खुद मैंने एहसास किया है, वही लिखने का प्रयास किया है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रही, लेटर लिख के दिया है या उस फॉर्म में लिख के दिया है? इसमें लिखा है कि मुश्किल से भी मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, और जो कभी ना भूल पाए वो पल दिया है आपने। आपने ही तो हमें शिक्षा का सही मतलब सिखाया है, आपने ही तो इस दुनिया को अलग नजरिए से दिखाया है। एक गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया है, और जब कभी भी लगा मैं गिर रहा हूं, आपने ही हाथ दिया है। ये लाइन गलत लिख दिया आगे बेटा। कभी सख्त हो जाते हैं, तो कभी डांटते धमकाते हैं, तो कभी एक दोस्त की तरह हमें प्यार से समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जानता है, वह गुण हो या अवगुण, वह उसे पहचानता है। आपने ही तो मुझे खुद से मिलाया है, हार का हार का भी मुझे हार कर भी मुझे जीतना सिखाया है। आपका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकता। अंतिम लाइन है, बड़ा अच्छा लिखा है। अंतिम लाइन है कि रुला के मानोगे। और लिखा है कि बस आपकी दुआ और सर पे हाथ चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा है, बहुत सुंदर लिखा है। फिर आप इसको पढ़ लो। देखो, सुनो, खनिजों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, सुन लो भाई, सुन लो। खनिजों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। आज फोन आया था, अरे मेरे लुगाई का, सुनो। तो वो मुझे कह रही है, मास्टर अब तो तू तैयारी कर ले। मुझे क्या कह रही है, अब तो तू तैयारी कर ले। मैंने, भाई क्यों? बोली, अब तो तू आरएएस बन सकता है आराम से। मैंने कहा कैसे, वो तो पहले ही बन जाते। तो बोले कि अब इसलिए कि अब मैं कमाने लग गई हूँ, तो अब मैं तुझे पढ़ा सकती हूँ। अब मैंने कहा चल ठीक है, देखेंगे, विचार, मैंने सोचा हम चलो विचार करेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं मतलब, सुनो सुनो, नहीं ठीक है। तो अब बताओ, मैं अगर मान लो कि मैं तैयारी कर भी लूँ, माना कि मैं तैयारी कर लूँ, और माना मैं आरएएस बन जाऊं, तो बताओ ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे? है ना, नहीं मिलेंगे ना।
जो ऑफिस आएगा वही गाली देके जाएगा, है कि नहीं है? बताओ, कोई अच्छा कह के जाएगा ना? कोई नहीं कहेगा। अपने मान लो जीवन में एक पैसा भी गलत तरीके से नहीं कमाएंगे, है कि नहीं, तो भी पता है क्या कहेंगे? तो भी भ्रष्ट ऑफिसर कहलाएंगे, हमेशा यही रहेगा। अपने खूब ईमानदारी से काम करेंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो इतना जो बच्चों का लाड प्यार मिलता है वो थोड़ी मिलता है कभी भी। अब उसको मैं की बात कैसे समझाऊं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो खनिज है, खनिज, खनिज। ये लिख रहा है एक ही दिल है कितने बार जीतेंगे सर? अच्छा कोई बात नहीं। देखो यार तुम पढ़ते कम हो, एक तो मैं भी ऐसा ही हूं, फिर तुम भी ऐसे ही हो, है ना? खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक खनिज होते हैं धात्विक, एक कौन से होते हैं? अधात्विक। धात्विक धातु वे होते हैं जिनके कुछ विशेष गुण होते हैं, जिनमें चमक होती है, इस प्रकार से धातु के गुण आप विज्ञान में पढ़ते होंगे। बेटा तूने बहुत शरारत करता है, तुम बता रहा हूँ। नहीं, पीले शर्ट वाले के बगल में आगे बैठा हुआ। हाँ, तो अब 5-6 दिन क्लास और बची है, पिट जाएगा फालतू में। देखो, तो एक धात्विक होते हैं, धात्विक में भी दो होते हैं, एक तो धात्विक में लोह धात्विक, एक होते हैं अलोह धात्विक। एक लोह धात्विक और एक कौन से होते हैं? अलोह धात्विक। लोह धात्विक और अलोह धात्विक। जैसे लोहा है, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये आप ध्यान रखना इन सब नामों को। लोह अयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट और निकिल। आपको करंट अफेयर में आपसे चर्चा होगी रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मेटल, है ना? उनको थोड़ा देख लेना, जब एस के जी सर पढ़ाएं तो जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी चर्चा में है रेयर अर्थ मेटल के बारे में। थोड़ा सा निगाह करके जाना उसके ऊपर, कौन कौन रेयर अर्थ मेटल में शामिल है या नहीं है, ये देख लेना, ठीक है ना? तो लोह अयस्क, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकिल, ये सब किस में आते हैं? लोह धात्विक। अलोह धात्विक में सोना है, ठीक है ना, चांदी है ना, तांबा है, ये सब किस में आते हैं? अलोह। फिर पेट्रोल है, कोयला है, जिप्सम है, संगमरमर है, ये सब किस में आते हैं? अधात्विक। देखो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, महल बताया था, महल। मैं का मतलब मैग्नेटाइट, है का मतलब हेमेटाइट, ले का मतलब लिमोनाइट। महल बताया था, महल। तो महल याद कर लेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। और एक सड़ा बचा जो सबसे बेकार है, सड़ा गला, वो सिडेराइट। तो ध्यान रखना, महल ऐसे याद रखना, महल। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, है ना? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, और एक कौन सा है? सिडेराइट। 4 किस्म है लोहे की। सबसे अच्छा लोहा, वो सबसे अच्छा कौन सा है? मैग्नेटाइट। सबसे खराब सड़ा गला, वो कंसिडर है। अच्छा या खराब किस आधार पर होता है? जिसमें आयरन नहीं, आयरन कंटेंट कितना है, लोह की मात्रा कितनी है, लोह अंश कितना है। एक मतलब लोह अयस का मतलब एक पत्थर है, इस पत्थर के अंदर लोहा है, एक दूसरा पत्थर है उसमें भी लोहा है, एक तीसरा पत्थर है उसमें भी लोहा है, चौथा पत्थर है उसमें 4 स्टोन लिए, चारों में लोहा है। लेकिन एक के अंदर लोह कितना है? 70%, 80%, मतलब अधिकांश लोहा ही लोहा है उसके अंदर। दूसरे पत्थर को तोड़ फोड़ के निकाला तो उसमें 60% निकला, एक में निकाला तो उसमें 50% निकला, एक में निकाला 40% निकला। तो लोह अंश की मात्रा के घटते आधार पर, घटता हुआ लोह अंश के आधार पर मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ है। सिडराइट जिसमें सबसे कम, केवल पत्थर को पूरा तोड़ोगे फोड़ोगे तब उसमें 30-35% लोहा मिलेगा, जिसमें 70 से 80% मिल जाए वो कौन सा है? मैग्नेटाइट। तो लोह अंश की मात्रा के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया 4 भागों में, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। इसमें बस केवल 1-2-3 नाम है, ज्यादा नहीं है। जैसे बादाम पाड़ बहुत फेमस है, उड़ीसा, और चिड़िया के खान झारखंड। अगर मैं इस पूरे में आपको कहूं ना कि केवल आप 2 ही नाम याद कर लो, तो अगर लोहे में से प्रश्न आया तो इन दोनों में से ही आ जाएगा। अब आप समझ लो मैं आपको क्या कह रहा हूं। अगर मैं कहूं कि लोहा पढ़ना है दरोगा के लिए, आप केवल 2 नाम पढ़ लो, इतना पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इतना कम पढ़ना पड़ता है। लेकिन चूंकि पता नहीं यार कब हो सकता है गड़बड़ कर जाए, है कि नहीं, लेकिन ये 2 नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चिड़िया की खाने और एक आपका बादाम पाड़। बादाम पाड़ उड़ीसा, चिड़िया के खाने झारखंड, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब सुनो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम का नहीं है ये, लेकिन फिर भी लो अयस्क पेटी, आयरन और बेल्ट। आयरन और बेल्ट जो है उसमें उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, मतलब उड़ीसा झारखंड के इलाके में निकलता है लोहा। फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में निकलता है, इधर कर्नाटक में। ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर ये छत्तीसगढ़ और इधर का इलाका है। बेल्लारी चित्रदुर्ग
चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट ये कर्नाटक इधर आसपास का है, और महाराष्ट्र गोवा जो पश्चिमी घाट, ये दोनों पश्चिमी घाट है, और ये आपका उत्तरी पूर्वी पठार है, उत्तरी पूर्वी पठार और पश्चिमी घाट के क्षेत्र है, ये लोहा मिलता है। देखो पीआईबी 2024 के आंकड़े, पीआईबी अप्रैल 2024 इसके डेटा है, पीआईबी में ये आया था तो मैंने अपडेट करवाया था। भारत में विश्व के कुल लौह अयस्क का कितना परसेंट मिलता है, मतलब 1/10वां भाग लौह अयस्क का कहां से मिलता है, भारत। ये भारत सरकार ने कहा है। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक चौथा है, 4 नंबर है। 1 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 2 पर ब्राजील, 3 पर चीन और 4 पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। ये आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत चौथा उत्पादक है। अब सुनो आप, देखो वर्ष 2021-22 के दौरान देश में लौह अयस्क का उत्पादन 2,04,035 टन हुआ, जिसमें से अकेले उड़ीसा अकेले 53% उत्पादन किसने किया, लौह अयस्क का, उड़ीसा। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। दूसरा, 2 याद रखना, एक उड़ीसा और एक कर्नाटक, उड़ीसा और 2 ही याद रखने विशेष रूप से, पहला उड़ीसा। आधे से भी ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा। ये 2021-22 के सरकारी आंकड़े, उड़ीसा और ये। अब आओ उड़ीसा में फेमस कौन पड़ता है, तो उड़ीसा के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है, बोनाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, सुंदरगढ़ के अंदर कौन सी है, बोनाई पहाड़ी। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में बोनाई है, उड़ीसा के मयूरभंज के अंदर है ना, मयूरभंज में गुरु महिसानी, सुलापेट और कौन सा है, बादाम पहाड़। और झार के अंदर, उड़ीसा का झार क्षेत्र पड़ता है, इसमें पड़ता है नोआ मंडी। कौन पड़ता है, नोआ मंडी पड़ता है, ठीक है ना, तो नोआ मंडी। कर्नाटक के अंदर आप आओगे तो बेल्लारी, और बेल्लारी के अंदर पड़ता है संदूर हॉस्पेट की खाने। कर्नाटक में चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, और इसमें पड़ती हैं पहाड़ियां बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख। बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख। और बाबा बुदन की पहाड़ियों में क्या भी मिलता है, कॉफी भी, कॉफी की खेती होती है। पहाड़ी की चट्टानों में तो लोहा मिलता है, पहाड़ी के ऊपर कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख की खाने लोहे के लिए फेमस है, ठीक है, लोहे के लिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पड़ता है डल्ली राजहरा, नहीं हाँ डल्ली राजहरा है ना, डल्ली राज। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पड़ता है डल्ली राज, है ना, डल्ली राजहरा दुर्ग, डल्ली राजहरा दुर्ग। और राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पड़ता है बेलाडेला, बैसे बस्तर, बैसे बेलाडेला, है ना, बेलाडेला और दंतेवाड़ा, बेलाडेला और ये दंतेवाड़ा, ये सब तो उधर जो है पूरा, ये तो जो है ना ये इसके लिए, ये क्या बोलते हैं इसको, नक्सलवाद, ये सब नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलवाद से प्रभावित है। झारखंड के अंदर नोआ मंडी, है ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इसमें पूर्वी सिंहभूम पड़ता है नोआ मंडी, और पश्चिम सिंहभूम में गोवा नहीं गोवा। और झारखंड में एक चिड़िया की खान है, चिड़िया की खान लिख रखा हुआ नोट्स में, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। आप एक कोई क्षेत्र जो खाने हैं, तो ये खान का विस्तार एक से ज्यादा राज्यों में हो सकता है, सीमांत क्षेत्र की खाने होंगी, तो इधर भी मिल जाएगा, उधर भी मिल जाएगा, इसलिए हम 2 लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये चिड़िया की खान लिखा है नोट्स में, नहीं लिखा है ना, तो इसको लिख लो, ये चिड़िया की खान लिख लो, चिड़िया की खान झारखंड, ठीक है ना। चिड़िया मैंने लिखवाया था वैसे आपको पीछे, जब मैंने झारखंड का पठार पढ़ाया था वहां लिखवा दिया था, पक्का मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है ना। तो चलो बाकी फिर आपको पढ़ाएंगे कल। ओके भाई, कल मिलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, कल मिलते हैं कल।